What's up everyone? Welcome back to the channel guys। अब बारी है हमारा बिजनेस स्टडीज का एक क्विक रिवीजन करने की। तो इस क्लास में मैं एक चैप्टर कल वाला और एक आज वाला दोनों ही आपको एक साथ दे रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए और हमारा शेड्यूल ऑनलाइन आ जाए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा ये दो चैप्टर्स रिवाइज करके। तो चलिए जल्दी से रिवीजन शुरू करते हैं और बिजनेस स्टडीज के दो चैप्टर आपके और हो जाएंगे। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बच्चों आज का चैप्टर जो कि है डायरेक्टिंग। देखो ये चौथा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तीन फंक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बिल्कुल शुरू में हमने पढ़ा था 5 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट। डायरेक्टिंग क्या है? देखो डायरेक्टिंग शुरू होता है जहां पे स्टाफिंग खत्म हो जाता है। स्टाफिंग का मतलब आप लोगों को ले आए। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की बन चुकी है, यानी कौन ऊपर कौन नीचे, सबको अपने अपनी रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज मिल चुकी हैं। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करना शुरू कर रहे हैं। तो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो एक्चुअल वर्क को शुरू करवाता है। यहां पे जो प्लान आपने किया था वो एक्शन में आता है डायरेक्टिंग से। अब जब एक्शन में आएगा तो लोग डिमोटिवेट भी होंगे, तो लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को गाइडेंस की भी जरूरत होगी तो लोगों को गाइड करना, लोगों को इंस्पिरेशन भी चाहिए होगा अपने अपर लेवल वालों से तो उनको इंस्पायर करना, लोगों को देखना भी पड़ेगा कि वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सुपरवाइज भी करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, ये सब बच्चों जब एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा होता है इसी को हम डायरेक्टिंग बोलते हैं। डायरेक्टिंग क्या है? इट मींस इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। जो भी गोल्स हैं तभी पूरे होंगे जब सब लोग मिलजुल के बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे, तो उसके लिए डायरेक्टिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना, राइट। इसके बाद आते हैं बच्चों फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। सर कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे पास डायरेक्टिंग में? देखो शुरुआत कहां से हुई? डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। इसका मतलब यहां से एक्चुअल काम शुरू होता है। मैंने बताया ना, प्लानिंग में प्लान करा, ऑर्गेनाइजिंग में विभाग बनाए, स्टाफिंग में लोगों को लेके आ गए, अब काम शुरू करना है। तो देखो लिखा हुआ है डायरेक्टिंग इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन व्हाइल ऑल अदर फंक्शंस प्रिपेयर अ सेटिंग फॉर एक्शन। यानी बाकी सबने बेस बनाया, ये एक्चुअल में एग्जीक्यूटिंग फंक्शन है, यहां पे काम शुरू होगा। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, आपको गाइड, इंस्पायर, मोटिवेट तो लोगों को करना ही पड़ेगा, तो हर लेवल पे डायरेक्टिंग चाहिए। उसके बाद डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब गाइड करना है, इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है तो ऊपर वाला नीचे वाले कोई तो करेगा ना, है ना। तो ये हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो करता है एंड इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कभी भी खत्म नहीं होता। डायरेक्टिंग हमेशा चाहिए, हर रोज चाहिए, हर लेवल पे चाहिए। कॉन्टिन्यूअस है, परवेसिव भी है बच्चों, परवेसिव भी इसमें आप लिख सकते हो और कॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक है, डन सर। अब आ रहा है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनका तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो बस, दैट इज इट। आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं चारों को, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। अब आता है बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। क्यों इंपॉर्टेंट है लोगों को गाइड करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, लीड करना, काउंसलिंग करना लोगों की? देखो हर इंसान अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, सबका अलग अलग गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का। कोई सिर्फ पैसा कमाने आया, कोई सीखने आया है, तो लेकिन तो सबको एक साथ तो लेके चलना पड़ेगा ना। तो डायरेक्टिंग अगर आपको अपने गोल्स अचीव करने, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ चाहिए, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग सब जगह इंपॉर्टेंट है। तो यही यहां पे लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है इट हेल्प्स टू इनिशिएट द एक्शन। डायरेक्टिंग से ही इनिशिएशन होता है, बाकी सब तो पेपर पे हो रहा था। डायरेक्टिंग ही वो फंक्शन है जहां पे एक्चुअल में हम काम को इनिशिएट करते हैं, जहां पे एक्चुअल में हम काम को शुरू करते हैं। उसके बाद इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स। मैंने आपको बताया हर इंडिविजुअल का अपना गोल है, लेकिन आपको ये प्रयास करनी है कि हर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल गोल के हिसाब से काम करे। तो वो सब तो डायरेक्टिंग से ही पॉसिबल है, जब आप अच्छी काउंसलिंग करोगे, जब आप अच्छे से मोटिवेट करके चलोगे। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉइज टू रियलाइज देयर पोटेंशियल। डायरेक्टिंग गाइड करता है एम्प्लॉइज को। कैसे? देखो एक जो मैनेजर है जब वो डायरेक्टिंग करेगा तो वो एम्प्लॉय को उसको पोटेंशियल रियलाइज कराएगा कि भाई तू इतना कैपेबल है। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप सब अचीव कर सकते हो। आपके सिर्फ और सिर्फ जो चीज आपको रोक रही है ना वो डिस्ट्रैक्शंस है। कई बार मुझे बच्चे बताते हैं कि सर मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना भी पढ़ सकता हूं, लेकिन जब आपने मुझे बोला कि भाई तू कर सकता है, तू कर, तो कहीं ना कहीं मैंने ट्राई करा तो हुआ। और ये 100% होता है बच्चों। आपके आसपास के डिस्ट्रैक्शंस, आपके माइंड में 10 चीजें चल रही हैं, प्रोक्रास्टिनेशन, कल करूंगा, परसों करूंगा, उसके बाद करूंगा, या फिर मेजॉरिटी होता है सपोज 115 हो रहे हैं तो हमारे दिमाग में होता है चलो 1:30 बजे से शुरू करूंगा। अब 1:30 बज गए, अब रील देख रहा हूं 134 हो गए बाय मिस्टेक, तो रहेगा 1:45 से शुरू करूंगा। ऐसे करते करते 2 बज गए, 1 घंटा खत्म हो गया। कहीं ना कहीं हमारी तो गलती है। तो ये डिस्ट्रैक्शंस हमें रोक रहे हैं। तो डायरेक्टिंग में एक अच्छा मैनेजर हमेशा कोशिश करता है कि वो एम्प्लॉइज को गाइड करे और उनको रियलाइज कराए उनका पोटेंशियल। तो मैं भी तो तुम्हें डायरेक्ट करता हूं, कहीं ना कहीं तुम्हें रियलाइज कराता हूं कि सब हो सकता है। किसी ने नहीं सोचा था कि 21 दिन में तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन हम जब करते हैं तो होता है। कल मैं इंस्टाग्राम पे Q&A कर रहा था तो बच्चों ने बताया कि पूरे इंडिया में किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरी क्लास, पूरा कॉमर्स डिपार्टमेंट पढ़ रहा है। तो सब हो सकता है बच्चों, जो भी हम सोच सकते हैं, सिर्फ आपको आपके पोटेंशियल का रियलाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद डायरेक्टिंग ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग स्टेबिलिटी लेके आता है, डायरेक्टिंग बैलेंस लेके आता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगा, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, है ना। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस। देखो जब आप एम्प्लॉइज को प्रॉपर्ली काउंसल कर देते हो, जब आप उनका माइंड मेकअप कर देते हो, तो एम्प्लॉइज को भरोसा हो जाता है अपने मैनेजर्स पे कि हाँ यार ये जो इंसान कहेगा ये गलत नहीं कहेगा। तो कहीं ना कहीं जो भी आपको बदलाव चाहिए आप उनके बिहेवियर में लेके आ सकते हो, ठीक है। ये 5 चीजें बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग में आ जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव सारे के सारे अब यहां से हमारे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग शुरू होंगे। देखो सबसे पहला एलिमेंट होता है सुपरविजन। सुपरविजन का आपको बस मीनिंग याद रखना है, दैट इज इनफ। सुपरविजन का मतलब होता है सुपर प्लस विजन। सुपर कौन है? जो ऊपर वाला है, यानी सुपीरियर से आ रहा है ये शब्द। जब एक सुपीरियर
अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर एक प्रॉपर विजन रखता है, एक प्रॉपर विजन रखता है कि देखो ठीक से काम हो रहा है, कोई गलती तो नहीं हो रही है तो हेल्प कर दो, सजेस्ट कर दो, रेकमेंड कर दो, मदद कर दो, ये सब सुपरविजन में आता है। तो देखो सुपरविजन क्या है, एक बार ऊपर से देख लेते हैं, सिर्फ मीनिंग पढ़ना है हमें। इट मींस इंस्ट्रक्टिंग, मॉनिटरिंग, गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ द सबॉर्डिनेट्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स। अगला आता है बच्चों मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है बाबू? देखो मोटिवेशन सबसे पहले आप इसके फीचर्स पढ़ो, फिर आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मोटिवेशन जो है लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स का मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। अब मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अच्छे से पढ़ो, आप अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में ग्रो करो, आप अच्छे तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ो। तो जब मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं तो इट विल पुश यू टू अचीव योर गोल्स। बट सबको एक जैसा नहीं करेगा, किसी को बहुत ज्यादा करेगा, किसी को बहुत कम करेगा, किसी के ऊपर इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस भारी होंगे कि वो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो मोटिवेट ही नहीं होता। लोग गलत चीजों में एंगेज्ड है, गलत थॉट प्रोसेस में एंगेज्ड है, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि मोटिवेशन हो क्या रहा है। तो सबको एक जैसा मोटिवेट करना इंपॉसिबल है। मोटिवेशन अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। दूसरा, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बच्चों जब आप मोटिवेटेड होते हो तो आप हमेशा अपने गोल्स की तरफ जाते हो। जैसे जीएनजी के लिए मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूं कि यार 21 दिन में बच्चों को इतना शानदार तरीके से कवर कराना है कि बोर्ड में सब फोड़ दे, और बच्चे भी मोटिवेटेड रहते हैं। जैसे लास्ट ईयर इतनी सक्सेसफुल सीरीज रही थी, तो इस साल आपके सीनियर्स ने शायद आपको बताया हो कि यार ये सीरीज आपकी बहुत हेल्प करेगी, तो इस साल बच्चे और मोटिवेटेड थे और ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन करी ये सीरीज, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। तो जब हम मोटिवेटेड रह के काम करते हैं तो गोल्स की तरफ जाते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। अगला, इट्स एन इंटरनल फीलिंग। बच्चों मोटिवेशन आपको कोई भी आउटसाइड से या एक्सटर्नली नहीं पुश कर सकता, ये खुद ब खुद आएगा। अगर तुम मोटिवेटेड हो तो तुम्हें खुद ब खुद चीजें आएंगी। अब कई बार मुझे बच्चे बताते हैं सर मोटिवेशन नहीं है, मैं उनको बोलता हूं बेटा मोटिवेशन इज टेम्परेरी बट हार्डवर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन इज परमानेंट। तो टेम्परेरी चीजें होती है मोटिवेशन, ये भी आप फीचर में लिख सकते हो कि मोटिवेशन टेम्परेरी है, कभी होगा कभी नहीं होगा, लेकिन मेहनत तो करनी है, काम तो करना है ना। तो मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है बच्चों, इसके अंदर आपके एस्पिरेशंस, आपकी नीड्स, ये आपको हेल्प करती हैं आगे बढ़ने में। इसके बाद मोटिवेशन बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है, मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकता है। अब कुछ लोग मोटिवेट होते हैं कि मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे इज्जत मिलेगी, मुझे इसलिए काम करना है। कुछ लोग मोटिवेट होते हैं कि भाई करना पड़ेगा नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी, भाई पैसा रुक जाएगा, भाई डर लग रहा है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है क्या मोटिवेशन? स्टिमुलेटिंग द पीपल, लोगों के माइंड में एक चीज डालना कि आपको अपने एक्शन से गोल्स को अचीव करना है। दिस इज एक्चुअली मोटिवेशन। ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर अब्राहम मैस्लो। प्रोफेसर अब्राहम मैस्लो ने यह बोला कि एक इंसान अगर मोटिवेट होता है तो वो अपनी नीड्स से मोटिवेट होता है, और जो नीड्स हैं वो एक ऑर्डर में चलती हैं। ये मैस्लो की थ्योरी है। मैस्लो ने बोला कि एक इंसान हमेशा अपनी जरूरतों को लेकर मोटिवेट होगा, तभी वो काम करेगा। कि अगर कोई भी इंसान काम कर रहा है तो उसको जरूरत है चीजों की। अब किस ऑर्डर में ये जरूरत होती है ये ध्यान से देखो। ये इस तरीके से चलेगा बच्चों, डायग्राम पूरा बना के आना। 1 2 3 4 5 नीड्स होती हैं। सबसे पहली नीड्स बताई मैस्लो ने, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये पूरा लिखना, ठीक है, मेरे पास जगह कम है। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब है, मैस्लो ने बोला कि एक इंसान सबसे पहले मोटिवेट होता है अपनी बेसिक नीड्स के लिए। बेसिक नीड्स के लिए कैसे सर? मतलब उसको सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तभी वो मोटिवेटेड रहता है। अगर हम डेली उठ के काम करते हैं, आपके पेरेंट्स डेली उठ के काम पे जाते हैं, तो उनके दिमाग में सबसे पहले क्या मोटिवेशन है कि भाई नहीं जाएंगे अगर तो खाना कैसे खाएंगे, परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स। तो इसमें क्या है? हंगर, शेल्टर, स्लीप। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जिसके लिए इंसान मोटिवेटेड रहता है कहीं ना कहीं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक सैलरी होगी जो आपको मदद करती है ये नीड्स अचीव करने में, तभी तो लोग काम करते हैं। जिनकी ये फुलफिल हो जाती है बच्चों, जिनकी ये फुलफिल हो जाती है, फिर इंसान भागता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की तरफ। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? कि मेरी इनकम स्टेबल हो जाए, कि मेरी इनकम बार बार ऊपर नीचे ना हो, है ना। मेरे पास जॉब सिक्योरिटी हो, मुझे कोई जॉब से ना निकाल पाए। मेरे पास पेंशन हो कि रिटायरमेंट होने के बाद भी मैं सेफ हूं। मेरे पास एक कहीं ना कहीं सेविंग्स हो कि फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो एटलीस्ट आई हैव द सेविंग्स। मेरे पास इंश्योरेंस हो, तो इसको बोलते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। लेकिन ये सब इंसान तभी करता है जब उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल्ड हो गई हैं। तो बेसिक फुलफिल्ड होने के बाद इंसान सेफ्टी सिक्योरिटी पे काम करता है। जब उसकी बेसिक भी हो गई, सेफ्टी सिक्योरिटी भी हो गई, फिर इंसान जाता है बिलोंगिंग नीड्स की तरफ, यानी कि एफिलिएशन नीड्स। इनको एफिलिएशन बोलते हैं बच्चों। ये डायग्राम बना लेना। एफिलिएशन का मतलब होता है अपनापन। जब इंसान ने मेहनत करी बेसिक नीड्स के लिए, इंसान ने मेहनत करी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। अब चिंटू का ये सब हो गया। अब तीसरे नंबर पे चिंटू ढूंढेगा फ्रेंडशिप, कि भाई बर्थडे है तो दोस्तों के साथ तो सेलिब्रेट करना है। चिंटू ढूंढेगा लव, भाई चिंटी कहां है, उसको लेके आओ अपने पास, चिंटी की जरूरत है हमें। फैमिली, केयर, अटेंशन, इंसान इस चीज को लेकर मोटिवेट होता है, राइट। तो तीसरी चीज को क्या लिखी हुई है? इट रेफर्स टू अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अच्छे रिलेशंस, कलीग्स के साथ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। इसको हम एफिलिएशन नीड्स बोलते हैं। तो सबसे पहले होती है बेसिक नीड्स, फिर होता है बच्चों सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, फिर होता है बच्चों एफिलिएशन बिलोंगिंग नीड्स, फिर होता है नंबर 4 पे एस्टीम नीड्स। एस्टीम का क्या मतलब होता है? एस्टीम का मतलब होता है इज्जत। उसके बाद इंसान को चाहिए कि सोसाइटी में मेरी रिस्पेक्ट हो, मैं कहीं जाऊं तो मुझे लोग अच्छे से बुलाएं, मुझे इज्जत दें, मेरा एक स्टेटस हो। तो फिर लोग इस पे काम करते हैं कि जब फैमिली वगैरह सब अच्छी हो गई, फिर लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए, लोगों को इज्जत चाहिए, है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकॉग्निशन, लोगों को ये चीज चाहिए होती है, लोग फिर इस पे काम करने लगते हैं, राइट। और लास्ट होता है बच्चों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब जब आपको रियलाइज हो जाता है कि भाई मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, दिस वाज माय एम इन लाइफ, और मैं अब एवरीथिंग जो मुझे चाहिए था मैं अचीव कर चुका हूं, अब मैं आराम से थोड़ा सा सेटल होकर लाइफ को देख सकता हूं, एंजॉय कर सकता हूं। उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो लिखा हुआ है टॉप मिडल लोअर रेफर्स टू ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज केपेबल ऑफ बिकमिंग, ग्रोथ एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स। ठीक है, परफेक्ट है ये, बल्कि टॉप मिडल लोअर से अच्छा आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लिखना। एट द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ह्यूमन लुक आउट फॉर
ह्यूमन लुक आउट फॉर द ड्राइव टू बिकम वट वन इज केपेबल ऑफ बिकमिंग। जो भी आप कैपेबिलिटीज है आप उसको अचीव कर लो अपनी, इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सबसे हाईएस्ट लेवल होती है। तो इंसान हमेशा इस तरीके से मोटिवेट होता है और इस ऑर्डर में आगे बढ़ता है, पहले बेसिक, फिर सेफ्टी सिक्योरिटी, फिर एफिलिएशन, फिर एस्टीम और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बाबू ये बोल रहा है कि अगर मैस्लो की थ्योरी समझनी है तो कुछ छोटी छोटी चीजें अज्यूम भी कर लेना, ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए। सबसे पहला, लोगों का बिहेवियर उनकी नीड्स पे डिपेंड करता है, सही है। दूसरा, लोगों की नीड्स एक ऑर्डर में होती है, ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, पहले क्या फिर क्या फिर क्या। तीसरा, एक इंसान जब एक नीड्स उसकी सेटिस्फाई हो जाती है फिर वो उससे मोटिवेट नहीं होता। जिसकी बेसिक पूरी हो गई फिर वो बेसिक से मोटिवेट नहीं होगा, फिर उसको चाहिए सेफ्टी सिक्योरिटी। जिसकी सेफ्टी सिक्योरिटी पूरी हो गई फिर उसको अगली चाहिए। तो कहीं ना कहीं इंसान, कहीं उसका दिमाग इस तरीके से वो सेटिस्फाई 100% कभी होता ही नहीं है, तो हमेशा अगली 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 नीड्स की तरफ भागता रहता है। उसके बाद अ पर्सन मूव्स टू नेक्स्ट हायर लेवल नीड्स ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। जब आपकी नीचे वाली नीड सेटिस्फाई हो जाएगी तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि बेसिक हो नहीं रही, सेफ्टी सिक्योरिटी ढूंढ रहे हो, कहां मिलेगी भाई, पहले बेसिक पूरी करो ना, एक ऑर्डर है। ठीक है, अब आ रहा है बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम किस तरीके से हमारे एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर सकते हैं। कि अगर मुझे मेरे एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है तो मेरे पास उनको मोटिवेट करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैं बोलूंगा भाई मुझे अगर मेरे एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है तो मेरे पास कुछ इंसेंटिव्स हो सकते हैं। इंसेंटिव्स का मतलब मैं उनको कुछ बेनिफिट्स दे सकता हूं। अब वो बेनिफिट्स बच्चों पैसे की टर्म्स में भी हो सकते हैं, जिन लोगों को पैसे की जरूरत है, जो ऑलरेडी पैसा कमा चुके हैं उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स चाहिए। नॉन फाइनेंशियल कैसे, जैसे उनको अच्छी पोजीशन मिले उससे मोटिवेट हो जाते हैं, है ना, उनको अच्छा स्टेटस मिल जाए, उनको अच्छा रिकॉग्निशन मिल जाए, उससे मोटिवेट हो जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो है जो पैसे से मोटिवेट होंगे और एक वो है जो ऑलरेडी टॉप लेवल पे हैं, जिनकी वो पैसे वाली नीड्स पूरी हो चुकी हैं। तो उनको आपको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने होंगे जिससे वो मोटिवेट हो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। दो तरीके के होंगे, पहला मनी की टर्म्स में, उनको हम मॉनिटरी या फाइनेंशियल बोलते हैं। दूसरे होंगे जो मनी की टर्म्स में नहीं है, जो मनी से ऊपर उठ चुके हैं लोग, उनके लिए नॉन मॉनिटरी या नॉन फाइनेंशियल होंगे। अब देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल में क्या होगा बच्चों, बहुत ही आसान है, वेरी वेरी सिंपल, आप एकदम केस स्टडी में पहचान लोगे। केस स्टडी में कैसे आएगा कि चिंटू को मोटिवेट करने के लिए हमने उसकी सैलरी बढ़ा दी, हमने उसको एक अलाउंस दे दिया, हमने उसको बोला कि चिंटू भाई तेरे को हम एक्स्ट्रा पैसा देंगे। तो ये कैसे मोटिवेट कर रहे हैं हम, फाइनेंशियल से, और इसको क्या बोलते हैं, पे एंड अलाउंस। तो पे एंड अलाउंस में क्या करते हो आप, सैलरी, डियरनेस अलाउंस, ये सब बढ़ा देते हो, इससे इंसान मोटिवेट हो जाता है। क्या बच्चों, जो इंसान अच्छा काम कर रहा है उसको मोटिवेट करने के लिए हम बोनस भी दे सकते हैं। तो नंबर 2 पे आता है बोनस। बोनस क्या है, ऑफरिंग एन अमाउंट ऑफ फंड्स ओवर एंड अबव द वेजेस एंड सैलरी। मतलब जो आपकी फिक्स्ड है वो तो है ही, उससे एक्स्ट्रा आपने पैसा दे दिया कि एक इंसान ने अच्छा काम करा तो वो मोटिवेट होगा, बोनस मिला उसको। तीसरा होता है प्रोडक्टिविटी से लिंक कर दो आपके इंसेंटिव को। प्रोडक्टिविटी से लिंक कर दो सर, ये तो कहीं ना कहीं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जैसा है। हाँ बिल्कुल वैसा ही है कि आप जो इंसान ज्यादा काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसा दो, जो इंसान कम काम कर रहा है उसको कम पैसा दो। तो आपके इंसेंटिव को प्रोडक्टिविटी से जोड़ दो। देखो लिखा हुआ है हायर वेजेस फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एट इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल्स। तीसरा आता है बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का क्या मतलब होता है, प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब होता है प्रॉफिट में हिस्सा देना। नाम में ही है, हमने एम्प्लॉइज को बोला तुम्हारी सैलरी फिक्स्ड है, इतना हमने प्रॉफिट पिछले साल बनाया था, हमें 10% की ग्रोथ चाहिए। सपोज मैंने ऐसा बोला कि पिछले साल हमने 10 लाख का प्रॉफिट बनाया था, हमें 20% की ग्रोथ चाहिए, तो इस साल 12 लाख होना चाहिए। अब 12 लाख से ऊपर जितना भी गया, सपोज हमने 13 लाख कमाया तो 12 लाख से ऊपर चला गया 1 लाख, मैंने बोला अपने एम्प्लॉइज को मैं तुम लोगों को भी इसमें हिस्सा दूंगा, इसको बोला प्रॉफिट शेयरिंग। तो प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होता है, गिविंग अ शेयर इन द प्रॉफिट्स टू एम्प्लॉइज, इट मोटिवेट्स देम टू कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। इसके बाद बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, सावधान इंडिया है ये, को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन, इनको हम ईसॉप भी बोलते हैं, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। यहां पे हम अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स देते हैं कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के। शेयर देने से क्या होता है, उनको ऐसा लगता है कि देखो शेयर होल्डर कौन होता है, शेयर होल्डर तो मालिक है, ओनर है, तो उनको एक ओनरशिप की फीलिंग आएगी बच्चों। ओनरशिप की फीलिंग आने का मतलब है कि उनको रियलाइज होगा कि हाँ भाई हम ही ओनर है, हम ही मालिक है, हमारे से ऊपर कोई नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि मालिक तो वही होता है। तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई को शेयर दे देते हो तो उसका जो सैलरी वगैरह वो तो मिल ही रहा है, साथ साथ अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा तो उसका भी तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, उसको डिविडेंड भी मिलेगा। तो ये यहां पे दिया हुआ है, एम्प्लॉइज आर ऑफर्ड कंपनी शेयर्स एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, उससे उनको ओनरशिप की फीलिंग आती है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का क्या मतलब होता है, वही जैसे पेंशन दे दी, ग्रेच्युटी दे दी, प्रोविडेंट फंड दे दिया। ये बच्चों एम्प्लॉइज को मदद करता है उनके रिटायरमेंट गोल्स पूरे करने में, तो इससे भी मोटिवेटेड रहते हैं लोग कि ठीक है रिटायर होने के बाद भी पैसा आ रहा है ना। नेक्स्ट आता है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स का मतलब होता है कि आपने गाड़ी के लिए पैसा दे दिया, घर के लिए पैसा दे दिया, मेडिकल फैसिलिटीज दे दी, ये सब बच्चों परक्विजिट्स में आ जाता है। तो ये सब चीज से एम्प्लॉइज बहुत हाईली मोटिवेट होते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं जब उनको ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों के पास बच्चों ऑलरेडी ये सब होता है, क्योंकि ये सब पैसे से दिया जा रहा है। जो टॉप लेवल पे उसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, तो वो कैसे मोटिवेट होगा, उसके लिए है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब नॉन फाइनेंशियल में क्या क्या आता है, नंबर 1 पे आया बच्चों जॉब एनरिचमेंट। सर जॉब एनरिचमेंट का क्या मतलब है, जॉब एनरिचमेंट का मतलब है बच्चों इस तरीके से जॉब डिजाइन करना जिसमें वैरायटी ऑफ वर्क हो। एक इंसान जिसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है वो काम कर रहा है क्योंकि उसको अच्छा लगता है। अब आप उससे अगर डेली सेम काम कराते रहोगे वो बोर हो जाएगा, वो करना ही नहीं चाहेगा। तो आपको उसकी जॉब को एनरिच कर देना है। एनरिच का मतलब अलग अलग टास्क, क्रिएटिविटी वाले टास्क, हर बार अलग नया चैलेंज। तो ऐसे लोगों को चैलेंजेस लेने में बहुत मजा आता है जो ऑलरेडी टॉप लेवल पे बैठे हैं। तो लिखा हुआ है ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क, कंटेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड मीनिंगफुल वर्क, है ना। अगला आ रहा है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन।
रिकॉग्निशन का मतलब बच्चों उनको अवार्ड्स देना, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। जब हम स्कूल टॉप करते हैं या अपने कहीं पे भी किसी टेस्ट में टॉप करते हैं, हमें कोई भी अवार्ड मिलता है तो उस अवार्ड से इज्जत, प्राउड फील होता है ना। अब ट्रॉफी तो तुम बाजार से भी खरीद सकते हो, आसानी से खरीद लोगे, लेकिन जब सबके सामने मिली तो जो रिकॉग्निशन है, जो वैल्यू है, जो मोटिवेशन आया, वो अलग लेवल का होता है। उसको पैसे की टर्म्स में नहीं तोल सकते। तो रिकॉग्निशन होता है एक एप्रिसिएशन देना, एक वही मेडल देना, कोई ना कोई इस तरीके का कोई बुके देना किसी को, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों रिकॉग्निशन होता है। इसके बाद पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना डिसीजन मेकिंग में। यानी जब मैनेजमेंट कोई काम कर रहा होगा तो मैनेजमेंट कमिटीज का उनको भी पार्ट बना दो, उनको बोलो अब हम आपसे भी पूछेंगे, हम आपसे भी पूछ के काम करेंगे, आपसे भी डिसीजन मेकिंग में आइडियाज लेंगे, तो उनको काफी मोटिवेटेड फील होगा। उसके बाद एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है फ्रीडम, एम्प्लॉइज को फ्रीडम देना, ऑटोनॉमी देना, पावर्स देना कि ठीक है यार तुम अपने हिसाब से भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, तुम ऐसा सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। तो यहां से भी एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। इसके बाद आता है बच्चों जॉब सिक्योरिटी। ये मैंने आपको पीछे ही बताया था, देखो कि जॉब सिक्योर है, आपकी स्टेबिलिटी है, टेंशन मत लो, आपकी जॉब कहीं नहीं जा रही। लोग गवर्नमेंट जॉब्स क्यों ढूंढते हैं? स्टेबिलिटी की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से। ये अपने आप में एक मोटिवेशन होता है बच्चों। देन करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज का मतलब टाइम टू टाइम उनको अपॉर्चुनिटीज देना कि आप स्किल्स इंप्रूव कर पाओगे, आपको प्रमोशंस मिलेंगे। अब देखो प्रमोशंस में ऑल्दो सैलरी भी बढ़ती है, तो इसके अंदर एक थोड़ा सा मॉनिटरी वाला पार्ट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मॉनिटरी को अगर साइड में रख दें तो हायर लेवल वालों का भी तो प्रमोशन वगैरह होता है ना, उनको पैसे के लिए नहीं चाहिए, उनको स्टेटस के लिए प्रमोशन चाहिए, राइट। अगला स्टेटस। स्टेटस में क्या होता है? रैंकिंग बढ़ाना, पोजीशन बढ़ाना, ज्यादा अथॉरिटी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा रिवॉर्ड, ज्यादा रिकॉग्निशन, वैल्यू मिलना, इससे भी लोग बहुत मोटिवेट होते हैं। एंड देन ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब सराउंडिंग कैसी है, आसपास के लोग कैसे हैं, लोग किस तरीके के लेवल के हैं, अच्छे लोग हैं, खराब लोग हैं, उनके बीच में डिस्कशंस कैसे होते हैं, हेल्दी होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, क्या चल रहा है, ये सब बच्चों ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का पार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती है कि एम्प्लॉय को जब वो टॉप लेवल पर पहुंच जाता है, उसको पैसा नहीं मोटिवेट करता, ये सब चीजें मोटिवेट करती है। ये थे बच्चों हमारे पास नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। आओ जल्दी से लीडरशिप के साथ शुरुआत करते हैं। बेटा जब हम लीडरशिप का नाम लेते हैं ना, तो देखो लीडरशिप आप अपने आसपास भी देखते हो, अलग अलग तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज कैसे लीडरशिप के लिए इधर उधर भागती है, इतना मेहनत करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में भी उसी तरीके से लीडरशिप का रोल होता है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लीडरशिप क्या है? जहां पे एक इंडिविजुअल लीडर होगा जिसकी बात सब लोग सुनते होंगे, जिसकी बात सब लोग मानते होंगे, जो दूसरों के डिसीजन मेकिंग को आसानी से इन्फ्लुएंस कर लेता होगा। तो लीडरशिप होता क्या है? एक प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, जहां आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो ताकि वो विलिंगली गोल्स की तरफ काम करे। तो एक अच्छे मैनेजर को एक अच्छा लीडर भी होना पड़ता है, तभी वो गोल्स को अचीव करवा पाएगा, नहीं तो गोल्स ही अचीव नहीं होंगे। तो देखो लीडरशिप में क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहेगा। आप जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तब तक आपको लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी। नंबर 2, ये दिखाता है एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। ये एबिलिटी शो करता है एक इंसान की कि आप किस तरीके से दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, किस तरीके से दूसरे के माइंड में आप रिस्पेक्ट रखते हो और किस तरीके से वो आपसे इन्फ्लुएंस होता है और आपके हिसाब से डिसीजंस लेता है। नंबर 3, इट ट्राइज टू ब्रिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर। एक अच्छा लीडर बहुत आसानी से सामने वाले के बिहेवियर में बदलाव ला सकता है। इट इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स। लीडरशिप हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए करी जाएगी। एंड इट इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन लीडर्स एंड द फॉलोअर्स। लीडरशिप से हमें एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नजर आती है, किसके बीच में? फॉलोअर्स के बीच में और लीडर के बीच में, ठीक है। कितने तरीके की लीडरशिप होती है बेटा? ऑटोक्रेटिक, जिसको हम अथॉरिटेरियन भी बोलते हैं, डेमोक्रेटिक, जिसको हम पार्टिसिपेटिव भी बोलते हैं, लेजी फेयर, जिसको हम फ्री रेन भी बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, तीनों को बढ़िया से पढ़ेंगे। सबसे पहला आ रहा है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक को बेटा हम लोग बोलते हैं आई स्टाइल लीडरशिप। आई स्टाइल का मतलब बस जो मैं बोल रहा हूं मेरी बात सुनो, दैट इज इट। मुझे सामने से कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं चाहिए, मुझे सामने से कोई सजेशन नहीं चाहिए। मैं जो ऑर्डर दूंगा वो फॉलो करो, नहीं फॉलो करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, पेनल्टीज लगेंगी। तो डरा के काम कराना, बस अपनी अपनी चलाना, सिर्फ जो ऑर्डर दिया उसको फॉलो करवाना, इसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव, ठीक है। इसको हम आई स्टाइल लीडरशिप भी बोलते हैं। तो देखो लिखा हुआ है, लीडर गिव्स ऑर्डर्स एंड इंसिस्ट दैट दे आर ओबेड, बस फॉलो करो इसको। ही डज नॉट गिव एनी फ्रीडम टू एम्प्लॉइज, कोई फ्रीडम नहीं होती। ही डिटरमिन पॉलिसीज विदाउट कंसल्टिंग देम, कोई कंसल्टेशन नहीं है, कोई पूछता नहीं है किसी से। ही इज डॉगमेटिक, डॉगमेटिक का मतलब कि उसको इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। ही बिलीव्स दैट रिवॉर्ड और पनिशमेंट बोथ कैन बी गिवन। इट इज कॉल्ड बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। ये कहां चलती है बच्चों? जहां पे आपके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, स्किलफुल नहीं होते, आपको उनसे काम कराना है। तो अनस्किल्ड लोगों में, अनस्किल्ड इंप्लॉइज में, एक ऐसे एरिया में जहां पे इस तरीके की लेबर है या इस तरीके के सबऑर्डिनेट्स हैं, वहां पे ये चलता है। क्या बेनिफिट्स होंगे? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि वो लोग वैसे तो काम ना करते, और दूसरा डिसीजन मेकिंग क्विक होगा क्योंकि आप जो बोलोगे बस वही है, आप ही को डिसीजन लेना है ना। इसको हम ऑटोक्रेटिक या आई स्टाइल या बॉस सेंटर्ड या अथॉरिटेटिव बोलते हैं। डेमोक्रेटिक क्या होगा बच्चों? ये डेमोक्रेसी से आया है। अब सोचो ना, डेमोक्रेसी में क्या होता है? सबको एक साथ, सब लोग मिलजुल के डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्या लिखा है? लीडर मेक डिसीजंस इन कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट्स। आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इसी स्टाइल को फॉलो करती हैं। द लीडर रिस्पेक्ट्स अदर्स ओपिनियंस, इट इंप्रूव्स द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को भी अच्छा लगता है, लीडर भी बेटर डिसीजन बना पाता है। इसको हम ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप भी बोल देते हैं। ग्रुप सेंटर्ड बोल दो या वी स्टाइल बोल दो। फिर आने वाला तो आई स्टाइल था कि बस मैं जो बोल रहा हूं वो फाइनल है। यह वी स्टाइल हम मिलजुल के करेंगे ना, मेरे अकेले से क्या होता है, राइट। अच्छा जी, लेजी फेयर क्या होता है बच्चों, या फ्री रेन क्या होता है? इसके अंदर लीडर के पास कोई पावर ही नहीं है। ये चलता है बच्चों एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो बिल्कुल ऑटो पायलट मोड पे जा चुकी है, जो बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो चुकी है, काफी पुरानी हो चुकी है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मेकिंग कर रही है और ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो चुकी है बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे लीडर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, सिस्टम्स डेवलप हो चुके होते हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा होता है। तो एक लीडर का काम सिर्फ क्या होता है? रिसोर्सेज अरेंज करना होता है, कभी कभी मोटिवेट करना होता है, बाकी सब टीम कर रही होती है। तो देखो क्या लिखा है, लीडर डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर, लीडर गिव्स हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम टू द सबऑर्डिनेट्स। ग्रुप मेंबर्स अपने खुद के टास्क, खुद के इश्यूज रिसॉल्व करते रहते हैं और लीडर इसके अंदर पावर यूज ही नहीं करता। लीडर बस सपोर्ट करता है, सप्लाई करता है जानकारी और अल्टीमेटली गोल्स अचीव हो जाते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। तो यहां पे हमारे पास तीन तरीके के लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं। कौन कौन से हो गए?
आई स्टाइल, वी स्टाइल और यू स्टाइल। तो आई स्टाइल में क्या होता है, जैसे ये बॉस है, आप एग्जाम में ऐसे डायग्राम बना के आना, जैसे ये बॉस है, ये ए को, बी को, सी को ये सिर्फ ऑर्डर्स दे रहा है, बस ऑर्डर्स ऑर्डर्स ऑर्डर्स, सिर्फ ऑर्डर दे रहा है, ये सामने से कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी किसी तरीके का फीडबैक, कोई सजेशन कुछ नहीं मांग रहा, ठीक है। वी स्टाइल में क्या होता है, ये बॉस है, ये बॉस है, ठीक है, ये सामने वाले को ऑर्डर भी दे रहा है और सामने से सजेशन भी ले रहा है, सामने से सजेशन भी ले रहा है, ऐसे देखो, इधर ऑर्डर भी दे रहा है और सामने से सजेशन भी ले रहा है, ऐसे ही यहां पे बना देते हैं, यहां पे ऑर्डर भी दे रहा है और सामने से फीडबैक भी ले रहा है। तो इस तरीके का डायग्राम हम वी स्टाइल में बना सकते हैं। अब यू स्टाइल में क्या होता है, यू स्टाइल में बच्चों ये बॉस है, इसका काम बस रिसोर्सेज अरेंज करना है, बाकी पूरी टीम यहां पे खुद काम कर रही है, बाकी बॉस कुछ नहीं करेगा, पूरी टीम आपस में ही मिलजुल के सारा काम मैनेज करके चल रही है। देखो ये हमारे पास हो गया यू स्टाइल की, बस आप लोग करो, बॉस ऊपर बैठा है, बॉस कह रहा है बस मेरा काम ज्यादा नहीं है, सब कुछ ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है, खत्म। तो ये होता है आई स्टाइल, ये होता है वी स्टाइल, ये होता है यू स्टाइल, ठीक हो गया, परफेक्ट, डन सर। इसके बाद आ रहा है बच्चों हमारे पास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सबसे आसान है। कम्युनिकेशन क्या है, जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर आइडियाज, थॉट्स शेयर करते हैं, एक दूसरे की बात को सुनते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन पीपल टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। बहुत सिंपल है। एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं बच्चों, देखो सबसे पहले आता है सेंडर, ये पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले सेंडर आएगा, ठीक है, जैसे हमारा चिंटू आ गया, चिंटू के मन में लड्डू फूटा, चिंटू को लगा आज तो चिंटी से बात करके रहूंगा, अब उसके दिमाग में चल रही है अभी चीजें, तो सबसे पहले तो चिंटू का होना जरूरी है, तो सेंडर, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। देन मैसेज, अब जो भी उसको चिंटी को कन्वे करना है उसको दिमाग में होना चाहिए ना कि मैसेज क्या है, तो सबसे पहले सेंडर, देन मैसेज। अब अगर चिंटू चिंटी के सामने जाके खड़ा हो जाए चुपचाप, और सामने जाके खड़ा हो गया, तो चिंटी को उसकी बात थोड़ी ना समझ में आएगी, भाई क्या कहना चाह रहा है, जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक कैसे समझ में आएगा। अब चिंटू को अपने थॉट्स को लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि भैया उसको समझा पाए वो, तो वो करेगा एनकोडिंग। एनकोडिंग का क्या मतलब होता है कि वो अपने थॉट्स को एक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। एनकोडिंग मींस कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल, वर्ड्स में, पिक्चर्स में, जेस्चर्स में। फिर वो एक मीडिया को यूज करेगा, माध्यम को यूज करेगा। सपोज कॉल करेगा तो वो एक मीडिया है, व्हाट्सएप करेगा वो एक मीडिया है, आमने सामने जाके बात करेगा वो एक माध्यम है, तो बीच में कोई ना कोई मीडिया होगा, तो फेस टू फेस हो सकता है, फोन कॉल हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर क्या होगा, चिंटू का मैसेज डीकोड होगा, जो भी मीडिया है वो चिंटू के मैसेज को डीकोड करेगी। डीकोड का मतलब सामने वाले को जो समझ में आ जाए, जैसे आपने कोई मैसेज लिखा है यहाँ से, तो सामने वाले के फोन में भी तो दिखेगा ना वो, तो अभी तो आप पहले यहाँ से टाइप कर रहे हो, फिर सामने वाले के फोन में जा रहा है, तो वो डीकोड होता है। डीकोड का मतलब होता है एनकोडेड सिंबल को कन्वर्ट करना। देन रिसीवर के पास पहुंच गया, रिसीवर कौन है, चिंटी है यहाँ पे। रिसीवर फिर सामने से फीडबैक देगा, तो चिंटू ने बोला आई लव यू, चिंटी ने बोला आई लव यू टू, तो ये फीडबैक आ रहा है। फीडबैक एक्शंस ऑफ रिसीवर इंडिकेटिंग दैट ही हैज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड द मैसेज। लेकिन इन दोनों के फोन करते करते बीच में अगर सामने से किसी और की बारात जा रही है, तो बैंड की आवाज आ रही है, तो नॉइस हो गई। नॉइस क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर होता है कि बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही ठीक से। तो अगर प्रोसेस आएगा बच्चों, तो प्रोसेस में तो आपको 7 पॉइंट लिख देने। एलिमेंट्स आएगा तो ये 8वां भी ऐड करना। पुअर टेलीफोन कनेक्शन, इनअटेंटिव रिसीवर, डीकोडिंग फॉल्टी हो गई, यानी कि इस तरीके की एरर्स हो सकते हैं जिसमें कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही, उसको नॉइस बोल देते हैं। सिंपल, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब बच्चों कम्युनिकेशन कितने तरीके की होती है, 2। ये बहुत आसान है और इंटरेस्टिंग लगता है मुझे टॉपिक। फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या है बेटा जी, फॉर्मल होता है जब आप सिर्फ और सिर्फ किस चीज की बात करते हो, काम की बात करते हो, सिर्फ और सिर्फ काम की बात करते हो, आप एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड चैनल्स के थ्रू बात करते हो। मोस्टली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिटन फॉर्म में होती है, ईमेल्स के थ्रू होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं वो सब फॉर्मल कम्युनिकेशन पे होते हैं। तो क्या है देखो, इट में टेक्स प्लेस फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, जैसे ऑर्डर देना है ना, या अपवर्ड भी हो सकती है, जैसे सबऑर्डिनेट ने अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करा है ना, सेम लेवल पे भी हो सकती है, डिफरेंट लेवल पे भी हो सकती है। लेकिन होगी क्या कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगी, रिटन होगी और सिर्फ काम की बात होगी, अननेसेसरी चीजें इसमें नहीं होने वाली। ठीक है, परफेक्ट। इट फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चैनल्स डिजाइन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल क्या होगी सर, इनफॉर्मल होती है बच्चों जिसके अंदर इस तरीके का कोई भी ऑफिशियल तरीके का काम नहीं होता। ये आपस में वैसे ही लोग सुख दुख बांट रहे हैं, इसका कोई चैनल नहीं है, इसके अंदर रूमर्स भी होते हैं, इसके अंदर कुछ झूठी बातें भी होती हैं, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, बेसिकली चिट चैट है। तो इसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोल देते हैं और इसका कोई भी डायरेक्शन, कोई ऑर्डर, कोई फ्लो नहीं होता, इसीलिए इसको ग्रेप वाइन बोलते हैं। ग्रेप वाइन का मतलब जिसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कोई चीज कहीं भी बढ़ सकती है। तो लिखा हुआ है इट टेक्स प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। ये बेसिकली चिट चैट है। इट अराइजेस आउट ऑफ द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। भाई अब एक इंसान को बात करने का मन करता है ना, तो करेगा। इनफॉर्मल इज कॉल्ड ग्रेप वाइन बिकॉज इट स्प्रेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन डिसरिगार्डिंग द लेवल्स ऑफ अथॉरिटी। डन सर। अब इनफॉर्मल के पॉजिटिव और नेगेटिव देख लो। क्या पॉजिटिव है बच्चों, बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। अगर आपको कुछ भी फटाफट फैलाना है तो इनफॉर्मल में फैला सकते हो। एक मैनेजर को अगर सबऑर्डिनेट का रिएक्शन जानना हो या फीडबैक लेना हो तो ये काफी काम आ सकता है। डीमेरिट्स क्या है, बहुत तेजी से फैलता है, डिस्टॉर्ट होकर फैलता है, यानी कि आधा अधूरा फैलता है, र्यूमर स्प्रेड होते हैं, ये हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट सर। अब हमारे पास आ रहा है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे आपस में, तो कई बार 4 तरीके के बैरियर्स आते हैं और बात नहीं हो पाती। सर कौन कौन से 4 तरीके के बैरियर्स हैं बेटा, ये 4 मेन हेडिंग्स हैं, इनको ध्यान से एक बार देख लो। सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक का मतलब होता है बच्चों यहां पे एनकोडिंग डीकोडिंग में इशू, यानी या तो मैं रिसीवर को नहीं समझा पा रहा,
या फिर सही से एनकोड नहीं हो रहा या डीकोड नहीं हो रहा है ना, या मैंने गलत एनकोड करा या मीडिया से गलत डीकोड हो गया, तो दोनों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, एनकोडिंग डीकोडिंग की प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल में क्या होता है कि मेरी साइकोलॉजी, मेरा माइंड, मेरा स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड, ये मेरे स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड होता है। देन वी हैव पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल होता है कि भैया आपस में दो लोगों की नहीं बनती, उनकी अपनी अपनी पर्सनल इस तरह की बैरियर्स। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले बैरियर्स। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन रखती है, उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं कम्युनिकेशन को लेकर, कुछ बात ही नहीं करने देते बिल्कुल भी, बहुत डिसिप्लिन है, तो उनकी पॉलिसीज वैसी हैं कम्युनिकेशन को लेकर, तो वो सब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में आते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, बैरियर्स पे क्वेश्चन बनता है। डन सर। देखो सिमेंटिक बैरियर्स कौन से होंगे बच्चों? सिमेंटिक मैंने आपको बताया ये एनकोडिंग डीकोडिंग से रिलेटेड होते हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, कि मैंने कोई मैसेज कन्वे करने की कोशिश करी और इतने खराब तरीके से कन्वे करा कि सामने वाले को समझ ही नहीं आया, तो मैं उसको बोलूंगा बैडली एक्सप्रेस्ड। जैसे इनएडिक्वेट वोकैबुलरी, मेरी वोकैबुलरी इनएडिक्वेट थी, मैंने आधा अधूरा बोला, यूजेज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स, गलत वर्ड्स यूज करे, या फिर जो प्रॉपर वर्ड जरूरी थे वो नहीं बोले, तो इसमें मैं मिसिंग रहा, तो दिस इज अ बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। फॉल्टी ट्रांसलेशंस, कई बार क्या होता है कि आपकी लैंग्वेज कोई और है और जिससे आप बात करना चाहते हो उसकी लैंग्वेज कुछ और है, तो बीच में एक ट्रांसलेटर है, उसने गलत ट्रांसलेट कर दिया मैसेज कि चिंटू इंडिया में रहता है और चिंटी जो है वो रशिया में रहती है, तो चिंटू ने चिंटी से कुछ बात करनी थी, अब उसको इसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, इसको उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, तो बीच में एक ट्रांसलेटर रखा, तो ट्रांसलेटर का काम है ट्रांसलेट करना। अब चिंटू ने यहां से बोला आई लव यू, इसने कुछ और ट्रांसलेट कर दिया वहां पे, तो गलत ट्रांसलेशन हो जाएगा ना, तो गलत ट्रांसलेशन में भी समझ में नहीं आएगी बातें, तो ये है फॉल्टी ट्रांसलेशन। इफ द कम्युनिकेशन ड्राफ्टेड इन वन लैंग्वेज इज नॉट प्रॉपर्ली ट्रांसलेटेड, तो फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी का प्रॉब्लम रहेगा। थर्ड आता है बच्चों टेक्निकल जार्गन। बहुत सारे बच्चे इसको जागरण लिख के आते हैं एग्जाम में, तो कृपया करके जागरण मत लिख के आना, ये जार्गन है। टेक्निकल जार्गन का मतलब होता है टेक्निकल वर्ड्स यूज करना। देखो डॉक्टर अपने पर्चे पे क्या लिखते हैं आपको समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हो, तो डॉक्टर ने अपने पर्चे में क्या लिखा नहीं समझ में आएगा। कई बार लीगल लैंग्वेज कोर्ट की लैंग्वेज ऐसी होती है आपको नहीं समझ में आएगी, तो अगर किसी टेक्निकल शब्दों की वजह से आपको समझ में नहीं आ रही चीजें, उसको टेक्निकल जार्गन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स, अलग अलग चीजों के अलग अलग मतलब हो सकते हैं। जैसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रिंग एंड आई वैल्यू आवर रिलेशनशिप। अब वैल्यू में वहां पे मैं पैसा पूछ रहा था और यहां पे वैल्यू का मतलब कदर है, तो शब्द तो वो वैल्यू ही है लेकिन उसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, है ना, तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल, राइट, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो एक शब्द का गलत परसेप्शन या गलत अंडरस्टैंडिंग भी आपको कई बार मैसेज समझने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। देन अनक्लैरिफाइड असम्पशंस। अनक्लैरिफाइड असम्पशंस का मतलब होता है कि आपने चीजें क्लियर नहीं करी। हम बोलते हैं ना कभी भी दिमाग में कोई डाउट हो तो क्लियर कर लेना चाहिए, किसी से कुछ भी बात हो, कोई नाराज हो तो हमेशा बात करके क्लैरिटी ले लेनी चाहिए, जब तक क्लियर नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, तो क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगी। देखो लिखा हुआ है अनक्लैरिफाइड असम्पशंस क्रिएट कंफ्यूजन एंड लॉस ऑफ गुडविल, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। देन बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। कई बार लोगों का बॉडी वो बोल कुछ रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज कुछ और है ना भाई, आप बॉडी लैंग्वेज से भी चीजें देखते हो। सपोज कोई कॉन्फिडेंट इंसान आपसे बात करेगा तो आप उसकी बात सुनोगे, आपको अच्छा लगेगा। अब कोई है अंडर कॉन्फिडेंट, वो वैसे कॉन्फिडेंट नहीं है, वैसे हाथ पीछे करके आपसे इस तरीके से बात कर रहा है, आप उसकी बात सुनोगे। और कोई बहुत प्रॉपर्ली आपसे कॉन्फिडेंट होकर हैंडशेक करे तो आपको मजा आएगा उससे बात करने में, हाँ यार इसका बॉडी लैंग्वेज बहुत बढ़िया। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई किस तरीके से कर रहा है। अब सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे से 2 साल से तो पढ़ी रहे हो 11 12, और उससे पहले भी बहुत सारे बच्चे पढ़ के गए हैं, तो आप देखते हो मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूं तो मैं अपने हैंड्स को इस तरीके से बीच बीच में समझाने के लिए यूटिलाइज करता रहता हूं। ये क्या है, एक जेस्चर है, इससे सामने वाले को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। अब मैं ऐसे खड़े होकर पढ़ाने लगूं, हाँ जी तो अगला पॉइंट है ये बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, बस मैं अब ये चल रहा हूं, मेरे हाथ बिल्कुल रिजिड है या मेरी जेब में हाथ, तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई, आपको मजा नहीं आएगा क्योंकि मेरी जो जेस्चर्स है वो काम नहीं कर रहे हैं ना, या मैं ऐसे मेरे शोल्डर बहुत ज्यादा पीछे है, ऐसे हूं मैं, या ऐसे हूं मैं, झुके मैं, पोस्चर अच्छा नहीं है, मजा ही नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब तक ये सही नहीं होगा तो कम्युनिकेशन सही नहीं होगा बच्चों। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल क्या होता है कि दो लोगों का स्टेट ऑफ माइंड एक का कहीं है एक का कहीं है। देखो पहला लैक ऑफ अटेंशन, चिंटू चिंटी से बात करना चाहता है, चिंटी तो किसी और के ख्यालों में खोई है, धोखा हो रहा है चिंटू के साथ यहाँ पे, तो उसकी बात नहीं सुन पाएगी भाई, अटेंटिव नहीं है ना। जैसे हम कई बार क्लास में होते हैं, अब टीचर ने कोई चीज समझाई, अब टीचर ने बड़ी एफर्ट लगा के समझाया, लेकिन हम तो घर में मम्मी से लड़के आए थे क्योंकि मम्मी ने नाश्ते में कुछ बनाया था, हमें कुछ चाहिए था, हमारा ध्यान ही नहीं गया कि मैम ने क्या पढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ अटेंशन भी एक बैरियर है, राइट। डिस्ट्रस्ट, इन दोनों को आपस में भरोसा नहीं है एक दूसरे पे, तो ये कुछ भी बोलता रहे होगा ही नहीं काम एक दूसरे के। अगर साइकोलॉजिकली मुझे किसी पे भरोसा नहीं है तो मुझे उसकी बात पे कभी भरोसा नहीं होगा, मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं होगा, मुझे उसकी बात सुनने में मजा ही नहीं आएगा। क्या लिखा है, इफ द सेंडर एंड रिसीवर डू नॉट बिलीव इन ईच अदर, वो एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते। प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन क्या होता है बच्चों, समय से पहले ही चीजों को इवैल्यूएट करने की कोशिश करना। अभी सामने वाले ने मैसेज कंप्लीट नहीं करा और आप उसको पहले ही इवैल्यूएट कर रहे हो कि ये क्या बोलने वाला है, क्या बोल सकता है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है वो भी। लास्ट आता है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। ट्रांसमिशन होता है कि जब कम्युनिकेशन एक चेन के थ्रू जाती है, कि बीच में 8-10 लोग हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा, छठे से सातवां चल रही है, ठीक है, तो बीच बीच में लोग भूलते चले जाएंगे ना, एक एक शब्द भूल गए, कोई कुछ भूल गया, कोई कुछ भूल गया, इसको बोलते हैं लॉस बाय ट्रांसमिशन। और पुअर रिटेंशन क्या होता है, पुअर रिटेंशन होता है कि भैया रिटेन नहीं कर पा रहे, याद नहीं रह पा रहा मुझे कि क्या है। अब मेमोरी है, मेमोरी कार्ड थोड़ी ना कि याद रहेगा भाई हमेशा, तो पुअर रिटेंशन भी होता है कई बार, ठीक है। पर्सनल क्या है, दो लोगों की आपसी पर्सनल बैरियर्स है ना, सेंडर रिसीवर की आपस में नहीं बनती। जैसे नंबर 1 फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी का मतलब जैसे सपोज हमारे स्कूल में टीचर्स हैं, वो प्रिंसिपल से उस तरीके से बात नहीं करेंगे जैसे आपस में कर लेते हैं। मैं तो स्कूल में पढ़ा है ना 2 साल, तो मैं समझता हूं कि जो स्टाफ रूम होता है वहां पे क्या माहौल होता है, और अगर प्रिंसिपल का रूम है तो वहां पे क्या माहौल होता है, तो मैं सारे माहौल को जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से। तो अल्टीमेटली वहां पे फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी होता है कि मेरे अथॉरिटी को चैलेंज ना कर दे ये इंसान, तो कम्युनिकेशन इतना फ्री फ्लो में नहीं होता। अ सुपीरियर में विदहोल्ड और सप्रेस कम्युनिकेशन, है ना। नंबर 2 लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन हिज सबऑर्डिनेट। अगर एक सुपीरियर को
अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे अपने सबॉर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार ये कर नहीं पाएगा, तो वो उससे बात करेगा ही नहीं ठीक से, है ना। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, अगर सबॉर्डिनेट को कुछ मिलता ही नहीं अच्छे सजेशन पे, अच्छे आइडिया पे, उसने कुछ सजेस्ट किया या कोई फीडबैक दिया और उसको सामने वाले ने अप्रिशिएट कर दिया उसके सुपीरियर ने कि शाबाश अशोक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सजेशन दिया, तो अगली बार आगे बढ़ के बताएगा। अभी सामने वाले ने कोई सजेशन दिया, उसको सुपीरियर बोला हाँ चल ठीक है हो गया बैठ जा मैं अपने आप देख लूंगा, यहाँ पे वो बताएगा ही नहीं यार, अगली बार बात ही नहीं करेगा, वो बोलेगा मुझे तो अच्छा सामने से फीडबैक नहीं मिलता, मुझे तो अच्छा सामने से कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। लास्ट आता है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कुछ बच्चे एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते, अनविलिंग, आई एम अनविलिंग टू कम्युनिकेट, मुझे बात ही नहीं करनी। ठीक है यार, कम्युनिकेशन होगी नहीं, है ना, डन सर। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स बहुत रिजिड होते हैं, बात नहीं करने देते। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटीज होती हैं, जैसे मीटिंग्स होंगी, सजेशन बॉक्स होगा, कंप्लेन बॉक्स होगा, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं है, तो बातचीत होती नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन उनका स्ट्रक्चर बड़ा बिगड़ा हुआ होता है कि लेवल्स बना दिए, अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स बना दिए, कोई बात ही नहीं कर रहा, कैसे होगा कम्युनिकेशन, वहां पे होगा ही नहीं। स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर जो है वो अपने सबॉर्डिनेट को बात नहीं करने देगा, राइट। और ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कई बार सपोर्टिव नहीं होती, उन्होंने बहुत कठिन पॉलिसीज बनाई होती है, कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज बनाई होती है, तब भी कम्युनिकेशन नहीं होता। डन सर। अब बच्चों कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये एक जनरल सेंस में भी चलता है, मतलब तुम अपनी लैंग्वेज में भी लिख के आ सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, क्या क्या कर सकते हो। नंबर 1, हमेशा पहले क्लैरिफाई कर लो। कम्युनिकेट करने से पहले अपना आइडिया क्लैरिफाई करो कि आप बोलना क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। आप अपने माइंड में अगर क्लियर नहीं होगे तो भाई क्या आप कम्युनिकेट करोगे, तो पहले आप खुद क्लियर करो। दूसरा, कम्युनिकेट करो एज पर द नीड्स एंड लेवल ऑफ द सबॉर्डिनेट। अब देखो मैं कई बार अलग अलग कॉलेजेस में सेमिनार्स करता हूं, तो मैं वहां पे समझता हूं कि भाई किस लेवल तक ऑडियंस को समझ में आएगा। अगर मैं उस लेवल से ऊपर जाऊंगा ना तो उनको समझ में नहीं आएगा, या उनको लगेगा कि यार ये इंसान क्या बात कर रहा है, या उनको लगेगा यार ये पागल है क्या, ये क्या बता रहा है। तो मुझे पता है कि उनका क्या लेवल है, क्या नीड्स है, वो क्या सुनने के लिए आए, तो मैं अकॉर्डिंगली ही कम्युनिकेट करता हूं। क्योंकि आपको हमेशा ये देखना है कि आप जिससे बात कर रहे हो वो क्या सुनने में इंटरेस्टेड है, रादर देन आप क्या बताने में इंटरेस्टेड हो। तो अगर आप क्या बताने में इंटरेस्टेड हो, आप इस पे फोकस करोगे ना, तो सामने वाला तो कुछ और सुनने में इंटरेस्टेड था, रला क्या थोड़ा सा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सामने वाला क्या सुनने में इंटरेस्टेड है, आप उसके हिसाब से कम्युनिकेट करो, फिर देखो कैसे सुनेगा बढ़िया आपके साथ, समझे। आपको आपकी लैंग्वेज का ध्यान रखना है, टोन का ध्यान रखना है, बहुत हाई टोन में नहीं जाना, बहुत लो टोन में नहीं जाना। अब मैं आपको पढ़ाने लगूं, बच्चों यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर लैंग्वेज, या फिर बेटा यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर लैंग्वेज, बहुत लो में भी नहीं चलेगा, बहुत हाई में भी नहीं चलेगा, तो टोन का भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। कंटेंट तो बहुत जरूरी है, तुम क्या बात कर रहे हो वो कंटेंट थोड़ा समझे ना मेरी बात, वो कंटेंट थोड़ा सही होना चाहिए। कंसल्ट अदर्स, बेटा आप कुछ भी अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात करना चाहते हो तो आप किसी दूसरे से भी एक बार कंसल्ट कर सकते हो कि देखिए यार मैं ये बात करूंगा अपने बॉस से, क्या ये सही रहेगा, कंसल्ट कर सकते हो। फीडबैक जरूर लो, आप जब भी किसी से बात करो तो उससे फीडबैक लो कि उसको आपसे बात करके कैसा लगा, या क्या वो कुछ और बेटर फीडबैक दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉलो अप का मतलब रेगुलरली रिव्यू लेना चाहिए। उसके साथ यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर, सिर्फ बोलते ही मत जाओ, सुनो भी, सामने वाले की बात सुनो भी, सिर्फ बोलना नहीं है, टू वे होना चाहिए कम्युनिकेशन। और जो भी आप चीजें बता रहे हो वो सामने वाले को वैल्यू देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, तभी वो आपकी बात सुनेगा। प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी, दोनों के लिए कम्युनिकेट करो। डन सर। इसी के साथ स्क्रीनशॉट लेना है क्या, ले लो जल्दी से। इसी के साथ हमारा डायरेक्टिंग भी समाप्त हो जाता है। चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग। सर अब कंट्रोलिंग क्या होता है, देखो बहुत सिंपल है, 5वां फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। इसका काम क्या होता है, जो भी चीजें आपने प्लान करी थी, अब आप उसमें ऑर्गेनाइजिंग कर चुके हो, स्टाफिंग कर चुके हो, डायरेक्टिंग कर चुके हो, सब हो चुका है। अब तुम्हें चेक करना है कि चीजें एज पर प्लान हुई है या नहीं हुई है, कि जो भी मैंने टारगेट किया था, जो भी मैंने गोल सेट किया था, क्या गोल के अनुसार काम हुआ या नहीं हुआ, उसको कंट्रोलिंग बोलते हैं। आ जाओ जरा चेक करें। कंट्रोलिंग मींस एंश्योरिंग, मेक श्योर करना कि एक्टिविटीज बढ़िया तरीके से परफॉर्म हो रही है। चेक करो, अगर कुछ कमी निकल रही है तो उसे ठीक भी करो, यही नहीं है कि सिर्फ चेक करना, मेक श्योर करना कि मेरा गोल अचीव हो भाई, है ना। डन सर। क्या क्या फीचर्स होते हैं कंट्रोलिंग के, सबसे आसान है क्योंकि मोस्टली तुम सब पढ़ चुके हो। गोल ओरिएंटेड है बच्चों, देखो जब आप अच्छे से काम करोगे, उसको देख रहे हो कोई कमी है तो उसको भी ठीक कर रहे हो, तो गोल तो अचीव होगा ना। तो गोल ओरिएंटेड होता है, परवेसिव होता है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी लेवल हो, सबको चाहिए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सब अपने काम को रिव्यू करते हैं, अचीव हो रहे हैं गोल्स, बहुत अच्छे, अचीव नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, गलती निकालते हैं, उसको ठीक करते हैं। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कभी रुकता नहीं है, नेवर एंडिंग चीज है, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। दोनों होता है ये, फॉरवर्ड लुकिंग भी और बैकवर्ड लुकिंग भी। सर बैकवर्ड लुकिंग कैसे हुआ, देखो बहुत सिंपल है। कंट्रोलिंग में आप क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो जो पीछे गोल्स बनाए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो पहली बात तो बैकवर्ड हो गया। अब अगर कोई गलती निकली तो उसको फर्दर ठीक भी तो करके दोगे फ्यूचर में, तो फॉरवर्ड लुकिंग भी हो गया। तो कंट्रोलिंग बच्चों बहुत फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है, बैकवर्ड लुकिंग भी होता है। पास्ट एक्टिविटीज का पोस्टमार्टम होता है और करेक्टिव एक्शन फ्यूचर में लिए जाते हैं, तो पीछे भी देख लिया आगे भी देख लिया, दोनों हो जाता है, ठीक है। इसके बाद वी हैव कंट्रोलिंग। जरूरी क्यों है, ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्यों चेक करते हैं भाई, ये चेक नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। अब मैंने पूरे टारगेट बनाए, देखो जैसे मेरी डायरी है, छोटी सी डायरी है, बी काइंड टू योर ब्यूटीफुल माइंड, बहुत प्यारी डायरी है, क्यूट सी। अब देखो जैसे मैंने इस डायरी में ना पूरा प्लान बनाया हुआ है, देखो जैसे ये प्लान है, तुम्हें वहां पे लिखना होगा, ये पूरा प्लान है, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि भाई कौन से डे पे कौन सी वीडियो जानी है, तो पूरा 21 दिन का प्लान है मेरे पास, तो मैं उस हिसाब से काम करता हूं भाई, तभी मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूं कि हमारा 21 डेज में सब पूरा हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ना। अब अगर मैं डे टू डे एनालाइज ही नहीं करूंगा कि मैं ठीक से कर रहा हूं, तो फिर कैसे पूरा होगा भाई, बनाना पड़ा ना, इसको फॉलो करना पड़ा, देखना पड़ा। तो कंट्रोलिंग में सबसे पहले तो हमारे गोल्स अकम्प्लिश होते हैं, हम चेक करते हैं कि ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो गोल्स अचीव होते हैं हमारे। दूसरा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लाइट्स हो, कैमराज हो, नॉलेज भी मेरा एक रिसोर्स है ना, तो वही तो मैं स्प्रेड कर रहा हूं। मैं इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन तभी कर पा रहा हूं जब मेरे माइंड में स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट्स हैं कि मुझे इस तरीके से चीजें करनी है, और मैं उनको डेली बेसिस पे रिव्यू कर रहा हूं कि मैं ठीक से चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं। तो कंट्रोलिंग यही तो है, कोई कमी रह जाती है उसको कल बेटर कर लिया, उसको और बेहतर कर लिया। तो कंट्रोलिंग मेक श्योर कि आपके रिसोर्सेज वेस्ट ना हो।
ऑर्डर बना रहता है, डिसिप्लिन बना रहता है। जब आप खुद को कंट्रोल करते हो, अभी मेरा तो मैनेजर मैं ही हूं ना भाई, मेरे लिए तो कोई मैनेजर नहीं है, लेकिन जो मेरी टीम है मैं उनको रेगुलरली बोलता हूं कि भाई मुझे कल ये चाहिए, परसों ये चाहिए, ये थंबनेल, ये बच्चों के लिए लिंक चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर दिए जैसे वो टाइप होने हैं, लिखने हैं। तो टीम को अच्छे से मैनेज करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, तभी तो डिसिप्लिन आएगा, ऑर्डर आएगा, नहीं तो काम ही नहीं होगा। तो ऑर्डर और डिसिप्लिन भी कंट्रोलिंग से आएगा। कोऑर्डिनेशन बना रहता है, जब आप रेगुलर मीटिंग्स लेते हो, रेगुलर फॉलोअप लेते हो, रेगुलरली चेक करते हो, तो आप हर डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट कर सकते हो, बिखरा बिखरा नहीं लगेगा, सब सिमटा हुआ लगेगा, है ना। नेक्स्ट आता है, आप ये जज कर सकते हो कि कितनी एक्यूरेसी के साथ आपने काम किया या नहीं किया। जैसे हम 13th डे पे हैं, अब अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मैं डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 अपनी डायरी से मैच कर सकता हूं कितने एक्यूरेटली मैंने चीजों को फुलफिल करा है या करा भी है या नहीं करा है। तो ये तभी हो सकता है अगर आप रेगुलर उस चीज के फॉलोअप्स ले रहे हो, उसको कंट्रोल कर रहे हो, तभी पॉसिबल है। उसके बाद आता है बच्चों, इंप्लॉय का मोटिवेशन बन जाता है, बेटर हो जाता है। एक इंप्लॉय को जब सब कुछ बहुत क्लियर होता है कि उसको क्या करना है, तो उसको पता रहता है कि हाँ यार मुझे ये चीज इस टाइम तक करनी है, वो करने की कोशिश करता है। फिर उसको पता होता है कि ये रिव्यू होगा तो उसको पता है मेरा मैनेजर इतना सपोर्टिव है कि कोई गलती निकली तो वो मेरी हेल्प करेगा इसको ठीक करने में, हम फ्यूचर में सही करेंगे। तो ऐसा इंप्लॉय तो मोटिवेटेड ही फील करेगा ना बच्चों। जिसको ये पता होगा कि भाई गलती निकली तो पनिशमेंट मिलेगी, ये तो गड़बड़ है, वो भी करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको कॉन्सिक्वेंसेस का पता है ना। तो ये कंट्रोलिंग का तो डर है, वही वाली बात, ऑर्डर डिसिप्लिन बना रहेगा तो अल्टीमेटली इंप्लॉय का भी मोटिवेशन रहेगा, राइट। चलो भाई, अब आ रहा है बच्चों प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिश्ता है। तो देखो दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर मैंने सपोज ये 21 दिन की सिर्फ डायरी पे प्लान करी और उसको एग्जीक्यूट नहीं किया तो बेकार है, या मैंने कोई प्लानिंग ही नहीं करी और मैंने तुमको बोला कि हाँ ठीक है यार हम सब कुछ कर लेंगे, कितने दिन में कर लेंगे, पेपर से पहले पहले कर लेंगे, भाई ना तुम्हें मेरे पे भरोसा होगा और ना वो चीज कभी कंप्लीट कर पाऊंगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों दोनों ही चीजें जरूरी है ना, प्लानिंग भी जरूरी है और फिर फॉलोअप भी जरूरी है, चेक करना भी जरूरी है ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कंट्रोलिंग टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स। कंट्रोलिंग आप प्लानिंग के आधार पर कर सकते हो, तो प्लानिंग नहीं होगा तो क्या कंट्रोल करोगे। दूसरा, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। अब आपने सिर्फ प्लान करा और उसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं है, कोई देखा ही नहीं जा रहा कि ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो गलती है या नहीं है, आप सीख ही नहीं रहे कुछ भी, फिर बेकार है। तो प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग बेकार, कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग बेकार। आगे लिखा हुआ है प्लानिंग प्रेस्क्रिप्टिव होता है बच्चों। प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब प्लानिंग प्रेस्क्राइब करता है कि व्हाट्स द बेस्ट वे ऑफ अचीविंग अ गोल, जबकि कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव होता है। कंट्रोलिंग में आप एक्चुअल में इवैल्यूएशन करते हो, प्लानिंग में तो बस बता दिया और छोड़ दिया। कंट्रोलिंग ऐसा नहीं करता, कंट्रोलिंग तो एक्चुअल में इवैल्यूएट करेगा कि देखो ठीक से हुआ भी है या नहीं हुआ है। प्लानिंग कंट्रोलिंग दोनों फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। देखो प्लानिंग इज ऑलवेज अबाउट द फ्यूचर और कंट्रोलिंग तो मैंने आपको बता ही दिया कि हम लोग जब कोई गलती निकली है तो फ्यूचर में ठीक करेंगे। दोनों फॉरवर्ड लुकिंग है, दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग भी है। कंट्रोलिंग में भी हमने देखा भी पीछे मुड़ के देखते हैं, और प्लानिंग में भी तो जब हम प्लान करते हैं, जैसे इस बार जब मैं जीएनजी प्लान कर रहा था तो मैंने पिछले साल की जीएनजी दोबारा से एनालाइज करी, रिव्यू करी, पीछे मुड़ के देखा कि पिछले साल क्या कमी रह गई थी, इस बार और कैसे बेटर बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग भी तो पीछे वाले आइडियाज से, पीछे वाले जो चीजें हो चुकी हैं उनको देख के भी तो हम सीखते हैं ना। तो प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग भी है, राइट। तो ये सब बच्चों हम दोनों में रिश्ता बता सकते हैं, प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में। अब आ रहा है बेटा हमारे पास इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कंट्रोलिंग का प्रोसेस। देखो सारा समझाता हूं। कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है, SM CAT, ठीक है। सबसे पहला तो है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, यानी गोल सेट करना। भाई अगर मैंने क्या बोला, कंट्रोलिंग तभी हो सकती है अगर आपके पास प्लान्स है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड वो बेस है जिसके अगेंस्ट आप कंट्रोलिंग करोगे। अगर आपके पास कुछ गोल ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो भाई क्या कंट्रोलिंग करोगे, है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, मेजर करोगे कि एक्चुअल में क्या रिजल्ट आया, मेजरिंग रिजल्ट्स, मेजर करोगे काम ठीक से हुआ या नहीं हुआ। तो आप सबसे पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड चेक करोगे, फिर मेजर करोगे काम ठीक से हुआ नहीं हुआ, फिर इन दोनों का कंपैरिजन करोगे, दोनों का कंपैरिजन करोगे। जैसे मैंने अपनी टीम को बोला कि एक डिपार्टमेंट 100 यूनिट बनाएगा, बने 80, तो मैंने दोनों को कंपेयर करा तो मुझे पता चला कि 20 यूनिट शॉर्ट हूं, 20 यूनिट शॉर्ट हूं। अब मैं क्या करूंगा, इनको एनालाइज करूंगा कि वाई, एनालाइजिंग डेविएशन। मैं एनालाइज करूंगा कि ये डेविएशन क्यों आया, ये 20 यूनिट का डिफरेंस क्यों आया, भाई ये नहीं आना चाहिए था, इसके पीछे क्या कारण है, कारण पता लगाओ। और जब कारण पता लग गया फिर मैं इसको ठीक करूंगा, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। देखो गलती करने वाला गलत नहीं है, गलती से ना सीखने वाला गलत है। भाई तुम आज नहीं पढ़े, ठीक है, तुम्हारे से गलती हो गई, आज रात को तो रिग्रेट होगा ना, सीखोगे ना उस गलती से, कल पढ़ोगे। अब आज तुम्हें रिग्रेट हुआ, कल तुम फिर वैसे के वैसे, यहां तुम्हारी तरक्की नहीं हो सकती, ये गलत है। सक्सेस ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं, डिलेड जरूर हो सकती है, लेकिन एंड नहीं है, ये नहीं हो सकता खत्म हो जाए। तो गलती तो होगी यार, हम इंसान है, सब गलती करते हैं, मैं भी गलती करता हूं, आप भी गलती करते हो, सब गलती करते हैं, मिस्टेक्स तो होगी, लेकिन उस मिस्टेक को सुधार ना करना ये बहुत गलत है यार जीवन में, ऐसे तो नहीं चलेगा, है ना। तो यही पूरे प्रोसेस में है, पहले आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करो, फिर मेजर करो रिजल्ट्स को, फिर आप कंपेयर करो दोनों को, फिर डेविएशन की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनालाइज करो कि व्हाट वाज द रीजंस बिहाइंड द डेविएशन, कमी क्यों आई, और फिर उसको सुधारो, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। चलो भाई देखो, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट व्हिच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट इन बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म्स। सर क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड तो समझे, जैसे मैंने 100 यूनिट रखा, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड क्या हो सकता है। देखो बच्चों, जैसे मेरा क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड होता है कि मुझे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना है, ये क्वालिटेटिव थिंग है। कितना मोटिवेट होगे पता नहीं यार, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 2 किलो, 10 किलो नहीं हम मेजर कर सकते ना। तो मोटिवेशन, फीलिंग्स, ये क्वालिटेटिव चीजें होती है ना, लोगों को खुश रखना है या लोगों को कितना गुस्सा दिलवाना है, ये सब क्वालिटेटिव है।
क्वांटिटेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स जिनको आप मेजर कर सकते हो। देन आप क्या करोगे, मेजरमेंट करोगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन अ रिलायबल मैनर। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं बच्चों, जैसे पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आप पर्सनली ऑब्जर्व करके मेजर कर लो। सैंपल चेकिंग, आप सैंपल निकाल के चेक कर सकते हो। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स होती हैं, अकाउंटिंग रेशियोज होती हैं, इन सबसे कर सकते हो। फिर हम कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा है और प्लान्ड परफॉर्मेंस कैसा था। फिर जो कमी आई, डेविएशन को एनालाइज करेंगे कि क्या कमी है, क्यों कमी है। अब इसके अंदर ना बच्चों जो एनालाइजिंग डेविएशन है, ये दो तरीके से होते हैं। नंबर 1 इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये दो बच्चों तरीके हैं डेविएशन को एनालाइज करने के, डेविएशन को समझने के। जैसे क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बोलता है कि भाई की एरियाज पे फोकस करो। ये बोलता है कि अगर कोई कमी निकली है, ठीक है, जो चीज तुम्हारे हाथ में है उस पर फोकस करो। जो चीज तुम्हारे हाथ में ही नहीं है उसमें तुम क्या कर सकते हो, है ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मैं अपने ऑफिस में वीडियो बनाता हूं, अपने घर पे वीडियो बनाता हूं, यहां कुछ दिक्कत होती है, ऑफिस से आता हूं, ऑफिस कुछ दिक्कत होती है, यहां आ जाता हूं। अब सपोज हमारे शहर में कर्फ्यू लग गया, या हमारे शहर में पूरे शहर का इलेक्ट्रिसिटी कट है, इन्वर्टर बंद है, सब कुछ बंद है, या इंटरनेट बंद है, तो वो चीज तो मेरे हाथ में नहीं है ना। तो मैं इस पे फोकस करके क्या करूंगा, मैं फोकस कर सकता हूं कि मैं कौन सा कैमरा बेटर करूं, बच्चों की वीडियो क्वालिटी बेटर हो, कौन सा माइक यूज करूं, बच्चों की वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी बेटर हो। तो जो चीजें मेरे हाथ में है भाई, मेरे एंड से जो प्रॉब्लम्स आ रही है मुझे वो सुधारनी है ना, तो ये मेरे की एरियाज है। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बोलता है आप फोकस करो की एरियाज पे, जो क्रिटिकल होंगे आपकी सक्सेस के लिए। अगर इन की एरियाज में कुछ डेविएशंस हैं तो इनको एकदम अर्जेंटली चेक करो, इनको अर्जेंटली सही करो। और जो इनसिग्निफिकेंट एरियाज हैं, जो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर आप उनको इग्नोर भी कर सकते हो। जैसे अगर लेबर कॉस्ट 5% बढ़ रही है तो ये ज्यादा ट्रबलसम है, ये मेरे लिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है देन 15% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस। पोस्टल चार्जेस तो मैनेजेबल है ना यार, कस्टमर से भी चार्ज कर लोगे, लेकिन लेबर कॉस्ट यार लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत इंपैक्ट करेगी। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बोलता है आप देखो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या ज्यादा क्रिटिकल है, उस पर फोकस करो, समझे। नेक्स्ट आता है बच्चों मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलता है आप एक लिमिट बनाओ, एक सीलिंग बनाओ। यानी कि मैंने बोला कि लेट सपोज मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपए आता है, तो मैंने बोला मैं 105 तक ओके हूं, ठीक है, मतलब ठीक है, मैंने अपनी टीम को बोला कि सही है तुम लोग काम करो, 105 तक भी खर्चा जाएगा मुझे चलेगा। तो मैंने एक 5 रुपए का सीलिंग सेट कर लिया, लिमिट बना लिया। अब अगर कॉस्ट जा रहा है 102, 103, तो इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, छोटी मोटी चीजें ऊपर नीचे होती है धंधे में। लेकिन अगर ये गया 125, अब देखो मैं 100 रुपए में बना रहा था, मैंने नई टीम हायर करी, मैंने उनको 105 तक बोला कि ठीक है यार मुझे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 125 हो गया तो बहुत ज्यादा बढ़ गया भाई, तो इस पे इमीडिएटली एक्शन लेना है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलता है इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट डेविएशंस जो एक्सेप्टेबल रेंज के बाहर जा रही है। अगर वो रेंज के अंदर है, एक रेंज सेट कर लो, अगर उसके अंदर है तो चलेगा। ये बोलता है कि एक मैनेजर जो सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता है उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता, तो छोटा छोटा चीजों को इग्नोर कर दिया करो। तो अब मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड्स अप कंट्रोलिंग नथिंग, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलता है। तो सीपीसी में यानी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में की एरियाज पे फोकस करना है, और ये बोलता है कि लिमिट सेट कर लो, उसके हिसाब से काम करो। लास्ट आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, जहां पे भी कुछ कमी रह गई है, जहां पे भी कुछ गलती हुई है, जहां पे भी आप अपने टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, उसको ठीक करो यार, है ना। करेक्टिव एक्शन इज टेकन ओनली इफ डेविएशंस गो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज। अगर डेविएशन करेक्ट नहीं हो सकती तो फिर स्टैंडर्ड्स रिवाइज करो। आपने गोल्स ही गलत सेट कर लिए, सपोज मैं आपको बोलता कि मैं तीनों ही सब्जेक्ट का सिलेबस 5 दिन में करा दूंगा, भाई वो गलत स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूं ना, मैं गलत प्लान कर रहा हूं, पॉसिबल नहीं है यार। मतलब उस चीज को कराना, या तो वो क्वालिटी नहीं आएगी कि मैं सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे अगले 5 दिन तक पढ़ा रहा हूं, क्वालिटी नहीं आएगी। दूसरा बच्चे को भी दिक्कत होगी, उसको नहीं समझ में आएगा, उसको तो टाइम चाहिए ना। हाँ, एग्जाम से एक दिन पहले पूरा सिलेबस का रिवीजन करा देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तब तक तुम भी उतना प्रिपेयर हो चुके हो। दिस इज नॉट द राइट टाइम। तो आपको डेविएशन अगर कोई आ रही है उसको ठीक करना, सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खत्म बच्चों, सर इतना ही था और क्या, कंट्रोलिंग में कुछ ज्यादा है ही नहीं, कंट्रोलिंग समाप्त। बस इसके अंदर मेनली यही है बेटा, आपको प्रोसेस, रिलेशनशिप और इंपॉर्टेंस, ये 3 चीजें तैयार करनी है, चैप्टर समाप्त। और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन बीएसटी पार्ट 1 भी खत्म।